गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड का बीपीएससी टीआरई 4 के लिए राजनीतिक शास्त्र सेट प्रैक्टिस 2 है। आपका सेट प्रैक्टिस 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। चलिए, जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो इसका हो जाएगा, क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये? तो ये डी हो जाएगा। किसका है ये? डी है ये, ठीक है। मैटलैंड का हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो हॉब्स का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक कानून पर यह कार्य करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तुलनात्मक के बारे में, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। करा कि तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि क्या है? तो चौथा का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? चौथा का हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल दो और क्या है? केवल दो और दो होगा, ठीक है। तो दो में क्या कह रहा है? तो सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। सही बात है कि सभी देश में नहीं लोकतांत्रिक होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? तो पांचवा का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। दार्शनिक लक्ष्य होता है, वैज्ञानिक लक्ष्य होता है और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य होता है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम की उपेक्षा हुई है। तो छठा का हो जाएगा बी, अनुभविक अनुसंधानों की हुआ, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो 7वां का हो जाएगा डी, क्या नहीं है? तो ये अवैज्ञानिक, क्या है? अवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है 8वां नंबर कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ या कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो 8 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जीके रॉबर्ट्स, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर कि राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया? 9 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यह कुछ सर्वाधिकवादी राजनीति की व्यवस्था नहीं किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है? तो 10 का हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। 11 नंबर हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है, यह कथन किसका है? तो 11 का हो जाएगा, किसका है? 11 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। एम कार्टिस का हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर कि तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? मतलब कि तुलनात्मक का अग्रगामी विचारक कौन है? तो 12 का हो जाएगा आपका बी,
मतलब कि अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति को क्या किया था, विचारक था ये। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो 13 का हो जाएगा बी, ये इसने ही क्या किया था, तुलनात्मक राजनीतिक का क्या किया था, ये खंडन मतलब कि अलग किया था। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला नंबर कितना है, 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकारों की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? तो 14 को हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या है, सीमित शासन। तो सीमित शासन जानते करते हैं कि लॉक का है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है? तो 15 का हो जाएगा बी, धार्मिक मतभेद की समस्या क्या है, तुलनात्मक का ये विशेषता नहीं है। 16 नंबर है कि राजनीतिक विकास का साधन है, राजनीतिक विकास का क्या साधन हो सकता है? तो उपयुक्त सभी, राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, ये सब सही है। ठीक है, 17 नंबर है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? तो यह है, त्रिशंकु का हो जाएगा डी हो जाएगा, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। ठीक है, यही त्रिशंकु है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अल्पतंत्र का लोह नियम सिद्धांत किसने दिया? अल्पतंत्र का लोह नियम का सिद्धांत 18 का हो जाएगा बी, मिशेल्स ने दिया था। कौन दिया था? मिशेल्स। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। 19 नंबर, राजनीतिक चिंतन के लिए समानतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। ये कथन किसका है? तो 19 का हो जाएगा कोकर का है। किसका है ये? कोकर। 19 के बाद चलते हैं हम लोग 20 पर चलते हैं। ठीक है, 20 कह रहा है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? तो 20 का हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद पर कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या 22 नंबर कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का वोट में नौकरशाही शासन करती है? क्या करती है? नौकरशाही करती है संसदीय में। तो 22 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेमजे मयूर का है। ठीक है, कि नौकरशाही शासन करती है, मयूर का ये कथन है। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। क्या है ये? राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या है ये? नहीं है राष्ट्रपति का अभिभाषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन होते हैं। भारत में क्या है? तो 24 का हो जाएगा संसद के अधीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो 25 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। 26 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है,
किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं ये, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में होते हैं। 27 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। मतलब कि जो अध्यक्षात्मक जो अमेरिकी की प्रणाली है वहाँ सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो ये हो जाएगा सी पर, सरकार के तीनों अंग के मध्य सत्ता का पृथक्करण में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। चलिए देखते हैं क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन के रूप में किया जाता है। 29 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब कि विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों का आधार होता है, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये हो जाएगा कुछ सभी हो जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। सब अमेरिका की बात हो रहा है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी गठन नहीं कर सकता है। अगला है 31 नंबर, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली का पद का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, वाल्टर वेजहॉर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में 32 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। ये नहीं होते हैं अध्यक्षात्मक में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष क्या होते हैं? 33 का हो जाएगा ए, क्या होते हैं? वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। मतलब कि अध्यक्षात्मक में क्या होते हैं? कार्यपालिका वास्तविक रूप से मतलब कि उसका सदस्य होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होते हैं। 34 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, राज्यता और केंद्र के दोनों का होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति हुआ अमेरिका का, तो राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण करता है ये। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति होते हैं। 35 का हो जाएगा ए, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला नंबर है 36 नंबर, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। 36 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, ठीक है। वहाँ जो भी सर्वस्व होता है राष्ट्रपति ही होता है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन सरकार किस देश में चलता है? तो हमें करते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ठीक है। 38 का हो जाएगा बी, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है वह क्या है? 39 का सी, राजनीतिक दल के बिना कार्य नहीं कर सकता है। संसद में बैठने के लिए राजनीतिक दल चाहिए ना जी। तब चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसाधात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में होते हैं। 40 का हो जाएगा बी, 40 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसाधात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 41 का हो जाएगा डी, विधायिका के प्रति होते हैं। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर करती है? तो 42 का हो जाएगा बी, ठीक है। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है।
चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पर, क्या कह रहा है। चलिए आ गए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर, कि एक संसदीय सरकार में राज्य, एक संसदीय सरकार में 42 नंबर है, 43 नंबर है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या कहते हैं। तो 43 का हो जाएगा सी, नाम मात्र की शक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, क्या होता है। तो 44 का हो जाएगा डी, संवैधानिक प्रधान, मतलब कि प्रधान होता है। ठीक है, अगला है संसाधनात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो 45 का हो जाएगा आपको सी, केंद्र और राज्य में दोहरी सरकारें होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है। 46 है, भारत में किस कारण कारण से शासन संघात्मक है। 46 का हो जाएगा, बताइए। 46 का हो जाएगा सी। ठीक है, संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, भारत क्या है, संसदीय प्रणाली को अपनाता है, या संघात्मक है ये। अगला है क्वेश्चन कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ठीक है, तो 47 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका संबंध के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो हो जाएगा 48 का हो जाएगा ए, इसमें दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। अगला है द्विसदनवाद निम्नलिखित में से शासन प्रणाली में किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है। तो क्या हो जाएगा 49 का, क्या है, संघात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। तो 50 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, सी, संघीय व्यवस्था का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 51 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में एकात्मक व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो ये कौन नहीं करता है। तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति कौन करता है। तो अखिल भारतीय सेवा करता है, एकल नागरिकता करता है, आपातकाल का प्रावधान भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो 52 का हो जाएगा डी, नहीं है। ठीक है, कौन कौन है, प्रशासकीय एकता है, प्रशासकीय शक्ति का संपन्नता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता है, ये सब है। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 53 नंबर, किसने एकात्मक शासन की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में किया। तो 53 का हो जाएगा ए, स्ट्रॉन्ग का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, यह कथन किसका है। तो 54 का हो जाएगा डाइसी का है। किसका है, डाइसी साहब का है। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक राज्य है। एकात्मक राज्य है, 55 का हो जाएगा डी, यूके, ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है कि परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया था। 56 का हो जाएगा डी हो जाएगा, द इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द 1844। अगला 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो 57 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी। चलिए यहाँ देखते हैं 57 का सी क्या कह रहा है। 57 का सी कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान, चीन, ये गलत है, ये है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण है। देखिए वहाँ
अध्यक्ष अध्यक्षात्मक भी होता है, संसदीय प्रणाली भी है। तो 58 का हो जाएगा सी, फ्रांस में है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि कथन किसका है कि सरकार क्या कर रहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। तो कौन करता है ये? 59 का डी, स्ट्रॉन्ग क्या करता है? बोलता है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। ठीक है, तो चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 थोड़ा सा कथन कारक दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं कथन को। क्या कर रहा है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र कार्यपालिका विद्वान होती है। ठीक है, 60 का है ये। और बी आर कह रहा है कि यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती है। तो 60 का हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, समझ गए ना? ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, सही बात है। चलिए कथन कारक को छोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला 62 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है 62 का? कर रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो सी हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 और 3 शक्तियों का बंटवारा होता है, और यहाँ क्या होता है? स्वतंत्र कार्यपालिका होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।